लाशों की सियासत अपने उरूज पर कितनी लाशें गिरी हैं, असल हकाइक आपके सामने रखेंगे। एक और को लापता कर दिया गया, इल्जाम कैसा लगा है? वाह 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 वाह। डॉक्टर फारूक सत्तार को सर्दी बहुत लग रही थी। कहां पर सर्दी बहुत लग रही थी, यह कहानी भी आपके सामने हम रखेंगे। गवर्नर राज की तैयारियां हो चुकी है, चलिए भाई सब समेटिए, ये क्या मामला हुआ है? खान से कोई मिलने के लिए नहीं आया, लाखों लोग कहां चले गए, और या फिर और कुछ हुआ है? एक और खेल आपके सामने हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इससे पहले कि मैं आपको एक बड़ी कहानियां सुनाना शुरू करूं और बहुत कुछ बताना शुरू करूं, एक छोटी सी दरख्वास्त हर बार आपसे करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर जरूर दबाइए। कोई लापता नहीं करेगा आपको, ये टॉप सीक्रेट्स होता है, ये पता नहीं चलता कि जनाब जी किसने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। या तो आपको मालूम होगा या आपको ही मालूम होगा, और किसी को मालूम नहीं हो सकता। तो डरिए नहीं, और अगर आपको डर और खौफ है तो फिर शो मत देखिए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। अहम बातें और अहम मामलात की तरफ इशारा कर रहा हूं। एक अहम सवाल ये चल रहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो मार्च हुआ था, इसमें जो फायरिंग का इल्जाम आयद किया जा रहा है, अब तक कितनी लाशें हो चुकी हैं और उसकी काउंटिंग क्यों नहीं हो पा रही, और इल्जामात दर इल्जामात क्यों लग रहे हैं? तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस वक्त इस बारे में जबरदस्त किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जनाब लाखों लोग आए थे और हजारों लोग वहां पर शहीद हो चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत इस बारे में बजिद नजर आती है। वो कहती है कि नहीं जी, एक भी लाश है तो दिखा दीजिए, एक भी लाश है तो दिखा दीजिए। कोई पिम्स हॉस्पिटल का रुख कर रहा है तो कोई कहां पर जाके देख रहा है, कोई एक हॉस्पिटल जाता है, कोई दूसरे हॉस्पिटल में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ताहाल ये बात किसी को भी मालूम नहीं हो पा रही कि आखिर कितनी लाशें गिरी। तहरीक इंसाफ इस बारे में बजिद है। शहबाज गिल जैसा आदमी ये लिखता है कि 278 लोगों की शहादत इसमें हुई है। क्या वाकई में 278 लोग जान से गए? क्या हकीकत सिर्फ यह है कि सिर्फ 2 अफराद की लाशें पिम्स हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थी, या फिर इसमें कुछ और मामला हैं? दर हकीकत इसका अगर आज़ादाना तौर पर तज्जिया किया जाए और मामला को बारीकी से देखा जाए तो इस वक्त अफवाहों का बाजार गर्म है। पाकिस्तान के अंदर लाश वो चीज़ होती है कि जिस पर हमेशा सियासत होती है। यूं तो एक मामला कहा जाता है कि जनाबे वाला हाथी जब मर जाता है तो 1.25 लाख का हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जब गरीब की मौत होती है, गरीब किसी भी नज़रिए के लिए कुर्बानी देता है, तो फिर उसके बाद उसकी लाश पर सियासत करने के लिए बेतहाशा लोग आ जाते हैं। असल हकाइक ये, असल मालूमात यह है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, कि उस वक्त खौफ और हिरास का इतना आलम था कि दर हकीकत ये बात मालूम करना नामुमकिन होती है कि वहाँ पर क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। हर कोई अपने तजर्बे और तज्जिए की बुनियाद पर बता रहा होता है कि जब वहां पर हुआ तो फायरिंग हुई और यह सिलसिला हुआ। लेकिन हमने सरकारी डेटा की अगर मदद लें तो सरकारी डेटा के मुताबिक वहां पर 60 के करीब अफराद जख्मी हुए, जिसमें एक बड़ी तादाद पुलिस एहलकारों की है। और सरकारी डेटा यह बताता है, पिम्स हॉस्पिटल का डेटा यह बताता है कि वहां पर सिर्फ 2 लाशें गिरी। हुआ यह कि आपको याद होगा कि 27 नवंबर का ही वो दिन था कि जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मौजूद थी और फैजाबाद धरने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान पर फायरिंग और ऑपरेशन का वाकया हुआ था। उसमें बेतहाशा अफराद अपनी जान से गए थे। और अब जब 27 तारीख को यह मामला दोबारा हुआ तो तहरीक लब्बैक वालों ने कहा कि देखिए तारीख वही है, मगर मामला यह है कि पहले यहाँ पर आप जालिम थे और आज आप मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, और मकाफात अमल यह है कि जो आपने जुल्म किया था वो आपके साथ हो रहा है। अब मैंने ये जिक्र इसलिए किया क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने उसके साथ वो वीडियो शुरू कर दी जो इमरान खान की हुकूमत में उस वक्त ऑपरेशन हुआ था, उसकी वीडियोस जारी करना शुरू कर दी। उन्हीं वीडियोस को बाद में तहरीक इंसाफ के लोग, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिन पर इल्जाम आयद कर रही थी, उन्हीं की फुटेजेस को उठाकर तहरीक इंसाफ के लोगों ने चलाना शुरू कर दिया कि जनाब ये देखिए इतनी लाशें पड़ी हुई हैं और इतना हुआ है। जबकि वो वीडियो का कैप्शन ये था कि तहरीक लब्बैक पर तहरीक इंसाफ ने क्या जुल्म किया। उन्होंने वो वीडियोस उठाई और वो चलाना शुरू कर दी। ये प्रोपेगेंडा इतना तेज हुआ कि उन्होंने, जो आप सिर्फ ये देखिए कि शहबाज गिल जैसा आदमी अगर एक ट्वीट करता है तो उस ट्वीट को देखने के लिए 8 लाख लोग आते हैं और 8 लाख लोगों ने यकीन मान लिया कि ऐसा हुआ है।
तो जब इस तरह का उसमें इमरान रियाज खान ये शोर मचाता रहा कि जनाब ऐसा हो गया, और लोगों ने 10-10, 12-12, 20-20 लाख लोगों ने उनकी वीडियोस को देखा, तो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ जनाब ऐसा हुआ है। दरहकीकत ऐसा नहीं हुआ। हलाकतें ज़रूर हुई हैं, फायरिंग का वाक़या ज़रूर हुआ है, लेकिन ये हलाकतों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। लाश, मैंने फिर कहा कि वो तरीका होता है कि जिस पर हमेशा से सियासत की जाती है, आज़ादाना तौर पर बिल्कुल मैं आपको ठीक बता रहा हूं, ना हम इसकी तरफ हैं ना हम उसकी तरफ हैं। ये दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, और दोनों तरफ फायरिंग में जो हलाकतें हुई हैं उनकी कुल तादाद 6, जिसमें 4 पुलिस एहलकार हैं और 2 अब तक ये नोट में। अच्छा, अब आप कहेंगे मैं सरकार की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा। जब लाश उठती है ना, मैं उस शहर से वाबस्ता हूं, मैं उस शहर से ताल्लुक रखता हूं जिसने बहुत लाशें देखी है। मैं उस शख्स, उस जगह से वाबस्ता हूं कि जिसकी गली, जिसके मोहल्ले, जिसके रिश्तेदारों, जिसके सगे भाइयों की लाशें हमने उठाई हैं। हमने उठाई हैं बहुत सारी लाशें। हमें मालूम है कि लाश जब बोलती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ताकत के साथ बोलती है। लाश खामोश नहीं होती है। लाश का जब मालूम होता है और जब जनाजा निकलता है तो सब लोग देखते हैं और हर जगह ये इत्तला पहुंचती है कि ये वाक़या रोनुमा हुआ है। ताहाल अभी तक वो खौफ और हिरास का आलम था, और इसलिए वो लाशें उस तरीके से नज़र नहीं आई या लाशें नहीं हुई, ऐसा नहीं है। बल्कि देखिए भाई, लाशें अगर होती तो उसकी आवाज़ आती। ताहाल अब तक खुद पीटीआई इस बात का क्लेम करती है कि जनाब हमारी तो 8 हलाकतें जिनका हमारे पास डेटा मौजूद है, लेकिन वो डेटा भी 8 का वो सही तौर पर फराहम नहीं कर रहे, और सिर्फ 2 का डेटा अब तक आ चुका है। तो ये बात हकीकत। और अगर कोई बंदा लापता भी हो तो उसका भी पता चल जाता है कि जनाब ये लापता हुए हैं। तो जब लापता होता है तो फिर अफवाहें गर्दिश करते हैं। क्या आपने इस शहर, कराची शहर जहां से हमारा ताल्लुक है, आपने लापता लोगों को नहीं देखा? हमें नहीं पता चलता कि लापता लोग कहाँ होते हैं, किस तरह से होते हैं और किस तरह से होते हैं, और फिर उनके बारे में पता भी चल जाता है कि जनाब हाँ वो लापता हैं। और अगर उनको खुदा ना खास्ता उनको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर जब की जाती है या उनको मावरा अदालत कत्ल किया जाता है, तो भी मालूम होता है कि इन्होंने मावरा अदालत कत्ल हुआ ही है। तो लाशें छुपती नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। कल तक तहरीक इंसाफ दीगर सियासी जमातों पर यह इल्ज़ाम आयद करती थी कि जनाब वो लाश की सियासत करते हैं। अब उनके पास खुद लाश नहीं है, लेकिन वो बहरहाल सियासत कर रहे हैं, तो उनका हक बनता है। मगर इस वक्त तहरीक इंसाफ शदीद टकराव का शिकार है। तहरीक इंसाफ की पूरी जमात एक तरफ हो चुकी है, और बुशरा बेगम जो है वो अपनी बहन के ज़रिए ये लॉबिंग करवाने में मसरूफ़ है कि जनाब इनकलाब आ रहा था और बुशरा बीबी नहीं भाग रही थी और ऐसा हुआ। देखिए, अच्छों को भागना पड़ता है, और हमने सबको भागते हुए देखा है। सही है। वो एक बड़ा मशहूर शेर एक ज़माने में मैं कहा करता था, बहुत मशहूर शेर था। जिस ज़माने में हम कराची में हालात ख़राब होते थे और हम देखते थे, हम कहते थे कि जो बच गया उसका मुकद्दर, जो भाग गया वो सिकंदर। यानी कि जो भाग जाता है वो सिकंदर होता है, जो बच जाता है फिर उसका मुकद्दर है। तो सब लोग भागते हैं, और ऐसा देखिए डर खौफ हर जगह होता है। कौन ऐसा है कि जिसको डर और खौफ नहीं होता? लोग जब गहराओं में आ जाते हैं तो ऐसा होता है, इस कैफियत में इस तरीके का होता है। या तो आप मुकाबला कर रहे हो तो फिर एक अलग बात होती है, और आप कहते हैं कि जनाब मैं यहाँ तक अपने फ़िदायीन को लेकर आ गया हूँ और अब ये होगा। आपने हर मुमकिन कोशिश की। आप देखिए, कारकुनान जितने भी होते हैं ना, मैं हमेशा एक बात को बहुत बिलीव करता हूँ और मेरा ईमान है कि कारकुन अपनी लीडरशिप के साथ, अपने नज़रिए के साथ बहुत सिंसियर होता है। अब किसी का भी कारकुन उठा के देख लीजिए। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैं ऐसे कारकुनान को जानता हूं कि जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी। एनकेएम के कारकुनान की एक लंबी लिस्ट है कि जिन्होंने अपने नज़रिए के लिए जाने दी, ना सिर्फ जाने दी बल्कि उन्होंने हर मुमकिन तौर पर उन्होंने कोशिश की कि मुकाबला करें। पीटीएम हो, दीगर मजहबी जमातें हों, जमात इस्लामी हो, लेकिन लीडरशिप जो है ना वो हमेशा ये समझती है कि वो अपने तौर पर चलती है और अपने तौर पर करती है। वो लीडरशिप वहाँ पर ज़्यादा सस्टेन नहीं करती। कारकुनान हमेशा सस्टेन करते हैं, और जो मफाद परस्त होते हैं वो कभी भी सस्टेन नहीं करते। अब आप खुद देख लीजिए ना कि इनकी सूरत हाल इस नहज पर पहुँच चुकी है, और ख़ुद तहरीक इंसाफ इस वक्त उस कैफियत में कि वो किसकी तरफ जाए। आज नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि मैं आपको बात एक बताऊँ, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि इमरान खान का, मैंने आपसे कहा था कि मुश्किल वक्त शुरू होगा और इंतहाई मुश्किल वक्त शुरू होगा। मैंने पहली बार सुना है कि जेल के अंदर थाना बन गया हो। भाई, इमरान खान से जाने की, इमरान खान से मुलाकात के लिए इजाज़त जेल इंतज़ामिया से लेनी पड़ती थी। जेल इंतज़ामिया ने इनके दिन मुकर्रर किए हुए थे कि इस दिन आकर ये मुलाकात कर ले। तहरीक इंसाफ को अभी 2 दिन हुए हैं, 1 दिन हुआ है अपने धरने को ख़त्म किए हुए। आज आपको मैं बताऊं कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मिलने के लिए आज कोई भी जेल नहीं गया, कोई बंदा जेल नहीं गया। हैरत अंगेज़ बता रहा हूं। और सिर्फ फवाद चौधरी का भाई फैसल चौधरी ने ये व्हाट्सएप पे एक जेल इंतज़ामिया को मैसेज किया कि जनाब हमें मिलने दिया जाए। तो जेल इंतज़ामिया ने क्या कहा? जेल इंतज़ामिया ने कहा कि भाई ये तो खान साहब अब हमारी कस्टडी में है ही नहीं,
अब आप सोच रहे होंगे जेल इंतजामिया की कस्टडी में नहीं है। भाई देखिए, रियासत रियासत होती है, हुकूमत हुकूमत होती है, वो ऐसे ऐसे कवानीन निकाल लेती है कि आप सर सोच भी नहीं सकते कि जनाब जी क्या हुआ। अगर आप बाइक लेकर जा रहे हैं, आपकी हेडलाइट चल रही है, आपने हेलमेट पहना हुआ है, आप बिल्कुल सही हैं, और कोई पुलिस वाला आपको रोक ले तो वो फौरन कहेगा यार आपके एक्सीलेटर का सही नहीं है, इस पर भी चालान हो सकता है। उसकी मर्जी है, जब वो आपको रोकेगा, उसको आपको पैसे लेने चालान करना है तो हर सूरत में करेगा। हुकूमत हुकूमत होती है। अब उन्होंने क्या किया है कि जनाब पिंडी के अंदर एक थाना है जिसका नाम है न्यू टाउन थाना। इन्होंने न्यू टाउन थाने के अंदर इनके खिलाफ एक FIR थी 9 मई के हवाले से। उस थाने के अंदर पुलिस रिमांड लिया, यानी कि आज जो उनकी कल जो उनका रिमांड था, वो पुलिस थाने का रिमांड लिया और उसको जेल के उस हिस्से को कि जहां पर खान इस वक्त गिरफ्तार है, हिरासत के अंदर है, उसको जेल कस्टडी से हटाकर थाने की कस्टडी कर दिया कि ये अब थाने की कस्टडी है। अब खान से मिलने के लिए आपको थाने की इंतजामिया से रुजू करना पड़ेगा और थाने की इंतजामिया इस बारे में बताएगी कि जनाब वो कौन होगा। अब सियासत क्या है? सियासत क्या? आप कहे भाई थाने का SHO साहब हमें इजाज़त दीजिए। SHO कहेगा कि भाई आप ऐसा करें, मैं तो छोटा आदमी हूँ, आप ऐसा करें DSP से बात करें। DSP कहेगा ओहो यार मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, आप ऐसा करें SSP से बात करें। SSP के पास जाएंगे, वो बोलेगा यार मैं तो बहुत छोटा आदमी, आप DIG से बात करें। आप DIG के पास जाएंगे, DIG के पास जाकर बोलेंगे IG के पास जाएं। IG कहेगा मैं क्या करूँ, आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए। भाई जेल के थाने के अंदर इस तरह से तो मुलाकात नहीं हो सकती ना, यानी जेल के अंदर थाना और थाने के ऊपर ब्यूरोक्रेसी, अब आप लेकर आ जाइए। तो खान के, और फिर खान के लिए आज कोई मिलने भी नहीं गया। जो इनके जनरल सेक्रेटरी थे, मिलने के लिए जाने वाले थे सलमान अकरम राजा साहब, नए नए तहरीक इंसाफ में आए। मैं आपको एक बताऊं, जब तहरीक इंसाफ नई नई बनी और काफ़ी उस वक्त इस्टाब्लिशमेंट के करीब थी सन 2011-12 के अंदर, तो मैं एक TV चैनल पर काम करता था। तो ये सलमान अकरम राजा वकील होते थे और ये तहरीक इंसाफ के शदीद बयान देते थे कि 6 महीने पहले तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ थे, अब ये सॉरी 1 साल पहले तक, और फिर ये तहरीक इंसाफ के अंदर आ गए और तहरीक इंसाफ आकर ये फौरन जनरल सेक्रेटरी बन गए। अब ये लाहौर से निकले ही नहीं, तो अब आज मेरे पास इत्तला ये आई है कि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इनको बोला भाई जनरल सेक्रेटरी से इस्तीफ़ा। और ये इस्तीफ़ा भी कौन मंजूर करेगा, मैं आपको बताऊँ, बुशरा बेगम। बोले कि चल मेरा भाई घर पर जा। अभी और भी बहुत सारे इस्तीफ़े आएंगे क्योंकि अब बुशरा बेगम साहिबा जो है वो आर और पार की कैफियत में, और अब बुशरा बेगम साहिबा ने ये सोच लिया है जितनी लोग भी तहरीक इंसाफ के ये कोशिश करें कि उन्हें क़यादत ना मिले, उन सबको वो पछाड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के अच्छे अच्छे लोग हटाए जाएंगे और बुशरा बेगम साहिबा कहेगी या मैं रहूँगी या तुम रहोगे। और खान के लिए मजबूरी की कैफियत ये होगी कि उसे उसी तरफ जाना पड़ेगा जिस तरफ बुशरा बेगम जाएगी। लेकिन खान ऐसा भी नहीं है, खान बहुत सारी कुर्बानियाँ देगा और हो सकता है कि बुशरा बेगम और खान के दरमियान आगे चलकर मामला इस हवाले से ख़राब भी होते रहे। अब यहाँ तक की तो ये इतला हो गई, यहाँ तक के तो ये मामला हो गए। अब दूसरी कहानी की तरफ आपको बताता हूँ, दूसरा अहम राज और दूसरी अहम सूरत-ए-हाल आपको बताता हूँ। इस वक्त मुल्क में ये हालात चल रहे हैं जनाब, अमन व अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब है। और मेरी एक तस्वीर पर निगाह पड़ी, आइए आप भी तस्वीर देखिए, वीडियो भी दिखाता हूँ आपको। अब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को देख के मैं चौंक गया। मैंने कहा हो फारूक सत्तार साहब क्या मरी वरी पहुँच गए हैं। लेकिन मैंने ज़रा तस्वीर को खोला तो पता चला इतनी सर्दी, इतनी हालत में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कहाँ घूम रहे हैं। फिर मैंने बराबर में तस्वीर देखी तो अयाज सादिक साहब, फिर मैंने बराबर में तस्वीर देखी तो वो कौन, अब्दुल कादर पटेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अरे मैंने कहा ये सब लोग एक जगह पर कहाँ पर। तो भाई पता ये चला कि सब लोग इस वक्त मॉस्को के एक सरकारी दौरे पर हैं, यानी कि रशिया, रूस के। और उस ठंड की हालत में आप फारूक सत्तार साहब की कैफियत को भी देख सकते हैं। तो जनाब कुछ भी होता रहे मुल्क के अंदर, सही है, तंजीम के अंदर, इनकी तंजीम के अंदर कुछ भी होता रहे, लेकिन सब अपना अपना प्रोटोकॉल जो है वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे सब लोग हों, जो जिसको जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है, सब अपने अपने सीधे कर रहे हैं। और आपको ये फारूक सत्तार साहब की तस्वीरें, शानदार किस्म की तस्वीर आपके सामने मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मुल्क में कुछ भी हो रहा हो, MKM में टूट फूट हो रही हो, एक दूसरे के दस्तो गिरबां की आवाज़ें बुलंद हो रही हों, सदाएँ बुलंद हो रही हों, कोई मसला नहीं है जनाब, ये सारा सिलसिला तो चलता रहेगा। आइए एक और बात की तरफ। और फिर एक बंदा लापता हुआ और उसके पास से आइस मिल गई। ये क्या कहानी है? कहानी बड़ी अजीब व गरीब है। यहाँ पर ज़ाहिर रियासत रियासत है और रियासत की ही मर्ज़ी चलती है, लेकिन बाज़ औक़ात रियासत कुछ ऐसा फ़ैसले कर लेती है कि मज़े ख़ैज़ भी होते हैं।
लेकिन मामला यह है कि एक बड़े ही मारूफ सहाफ़ी हैं और अपनी ज़बान की वजह से वो ज़्यादा मारूफ हैं। अब ज़बान की वजह से यह है कि वो जहाँ जाते हैं वो कुछ ऐसे निशान ज़रूर छोड़ जाते हैं कि जिसकी बुनियाद पर बाद में कहा जाता है कि ये इन्होंने क्या कर दिया। मतीउल्लाह जान साहब इस्लामाबाद में सहाफ़ी हैं और बड़े नामवर सहाफ़ी तस्वुर किए जाते हैं, अपनी बेबाकी की वजह से मशहूर कहे जाते हैं या बहादुरी की वजह से मशहूर किए जाते हैं। लेकिन देखिए, बाज़ औक़ात बहादुरी या बेबाकी से ज़्यादा मामला ये होता है कि आप बहादुरी दिखाकार हैं और बहादुरी दिखाने का वक्त है भी या नहीं है, और बहादुरी है या फिर ये सिर्फ रेटिंग का चक्कर है। हुआ यह है कि जब से ये तहरीक इंसाफ का फिनोमिना आया है और तहरीक इंसाफ के लोगों का फिनोमिना आया, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर वो तहरीक इंसाफ की हिमायत में बात करेंगे, वो चीज़ों को रगड़ना शुरू कर देंगे, तो फ़ौरन उनकी रेटिंग आ जाएगी और फिर आप देखिए वो लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख के करीब आपके व्यूअर आ जाएंगे। हमारे कुछ नामवर सहाफ़ी भी इस शोहरत के मलबे तले दबे हुए नज़र आते हैं और वो ये समझते हैं कि जनाब हम अगर तहरीक इंसाफ का ये वाला इमेज देना शुरू कर देंगे कि जनाब तहरीक इंसाफ जिंदाबाद जिंदाबाद, तो आप देखिएगा कि फिर लोग किस तरीके से हमें चाहने लगते हैं। मैं बड़े नामवर सहाफ़ियों को जानता हूँ, बड़े नाम के लोग हैं, लेकिन अब उनके ऊपर भी ये रंग चढ़ता जा रहा है। जब एक वीडियो वो डालें और वीडियो डालकर हम जैसे गरीबों की तरह 10,000, 15,000, 20,000 व्यू आए, तो बोले क्या व्यू यार, नहीं, लाख व्यू होना चाहिए, 10। अब उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? तरीक़ेकार ये है कि आप हकीकत को ना बयान करें, आप चीज़ों का नाम। देखिए, मैं कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार का हिमायत ही नहीं रहा हूँ। मैं हमेशा से कहता रहा कि भाई सहाफ़त हो या सियासत हो, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए। तो कोई हम पे ये लेबल नहीं लगा सकता और हमारा तो माजी से भरा पड़ा कि हमने कितनी तनकीद की और क्या मामला हुआ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को आज़ादी इजहार पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ये कहना शुरू कर दें कि यार अगर तहरीक इंसाफ वाला गोली चला रहा है तो मैं कहूँ हाँ, गोली का मैं हिमायती हूँ। सही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाला इस वक्त मेरी रेटिंग आ रही है। जनाब बिल्कुल ठीक बात है। बात सारी है कि कुछ सहाफ़ी हमारे बहुत ज़्यादा उस तरफ चले गए, यार उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब को लापता हो गए, उनके बेटे ने कहा कि जनाब वो तो हॉस्पिटल में तहकीकात के लिए गए थे, वहाँ से वो लापता हो गए। मैं ये बात नहीं कर रहा, देखिए किसी भी सहाफ़ी का लापता होना ठीक नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को अपना ये रवैया तब्दील करना होगा। हम बार बार इस बारे में कह चुके हैं। खैर, ना ही मैं इस बारे में मतीउल्लाह जान के इस मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ कि जो जिस तरीके से बयान देते हैं या जिस तरीके से वो एक ही लाइन पर चलते रहते हैं, वो लाइन के जनाब तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। और आज देखिए, जब उन्हें अदालत में पेश किया गया, वो लापता होने की उनकी खबर आई, उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, तो सारी तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो उनकी आज तर्जुमान बनी हुई थी। यानी कि आप ये देखिए कि वो लोग के जो तहरीक इंसाफ के इमरान खान के दरवाज़ों को चूम कर अपनी वीडियोज़ बनाते हैं, उनकी वो लोग आज वहाँ पर पहुँच गए। और उन्होंने, अगर मतीउल्लाह जान न्यूट्रल आदमी भी है, तो उन्होंने उसके साथ जाकर उसको लेबल कर दिया कि ये हमारा आदमी है। वो हमारे यहाँ, जब मैंने कहा ना लाश की सियासत होती है, किसी का भी जनाजा उठे उसके ऊपर आप झंडा लगाकर बोल दे ये तो हमारा आदमी था। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो मतीउल्लाह जान को जब पकड़ा तो पूरी तहरीक इंसाफ की क़यादत वहाँ जाकर अलग अलग तरह की वीडियोज़ बनाने लग गई और ऐसे ऐसे लोग, वो समी इब्राहिम जैसा तहरीक इंसाफ का आदमी उधर जाकर वीडियो बनाने लग गया और उसके ऊपर लेबल लगा दिया कि ये तो हमारा आदमी है। अब हमारे जब लोगों को लापता होते हैं और जब लापता होने के बाद जब उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, तो हुकूमत उससे भी ज़्यादा भोंडा खेल खेलती है। मतलब हुकूमत इतना भोंडा खेल खेलती है कि आपको शर्म आ जाती है कि यार क्या कर रहे हो। मतलब आपको एतराज़ है कि भाई मतीउल्लाह जान ने सही वीडियोज़ नहीं बनाई, तो आप ये उस पर मुकदमा डाल दें कि जनाब इन्होंने जो है वो खिलाफ वर्जी की है कानून की, इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, ये मुकदमा दर्ज कर दिया। सही ना, आपने ये केस दर्ज कर दिया, ये बात समझ में आती है। लेकिन आप एक सहाफ़ी को पकड़ते हैं और कहते हैं कि जनाब इसने पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की, इसने पिस्टल छीनने की कोशिश की, इसके पास से आइस बरामद हुई, तो ये ठीक नहीं है ना। मतलब आप एक तरफ खेलिए ना। मतलब आप, सही है कि मतीउल्लाह जान की रिपोर्टिंग पर मैं खुद एतराज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आपको एतराज़ हो सकता है, आप एक FIR दर्ज करें उनके ऊपर कि भाई ये रिपोर्टिंग ये सही नहीं है और इसका मुकदमा दर्ज हो। बात आसान, शॉर्टकट, सही है। लेकिन आप ये कहें कि जनाब इसके आज जो है वहाँ पर जो जज साहब हैं, उस जज साहब के यहाँ पर जो जज थे ताहिर अब्बास सिपरा साहब, उनके यहाँ उनको पेश किया गया और जो हुकूमत की तरफ से वकील पेश है, उन्होंने कहा भाई इनका हमें रिमांड दिया जाए क्योंकि इनके पास से हमें आइस को बरामद करना है। अरे भाई, जब आपने उसको पकड़ लिया और उस वक्त उसके पास से आइस या कोई मंशात नहीं निकली, आप बाद के कहते हैं इसको अब मैं निकाल कर अब इसके पास से आइस निकालूंगा, और वो साफ़ ही है। नुक्ता नज़र पर एतराज़ है, मैं उस पर सबसे पहले मैंने एतराज़ किया ये खबर देने से पहले कि जनाब उसके साथ क्या हुआ, मैं एतराज़ कर रहा हूँ, सही है। उसके बाद मैं आप पर भी ये कह रहा हूँ कि जनाब आप उस पर वो मुकदमा डालिए कि जो बनता है, जो नहीं बनता है वो डालेंगे। अच्छा, जज साहब वहाँ कह रहे हैं कि भाई एक सहाफ़ी अगर अपने आप को बहादुर और निडर कह रहा है तो इसका मतलब है कि क्या वो जुर्म नहीं कर सकता। अब उनके इस बयान से मालूम हो गया, जो उनके रिमार्क्स से मालूम हो गया
कि भाई इनका तो रिमांड होना ही होना है, सही है, वो एक अलग बहस है। लेकिन दोनों तरफ का फॉल्ट है ये। एक तरफ आप जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप जब खबर दे रहे हैं, तो आपका क्या जिम्मा बनता है कि आप एक पार्टी की तर्जुमानी सिर्फ इसलिए करना शुरू कर दें कि जनाब मेरी रेटिंग्स आए, और दूसरी तरफ वो पार्टी ये काम करे कि हाँ भाई हमारा बंदा नहीं है, फिर भी उसके साथ आप घुसकर तस्वीरें खिंचवा कर बोले जनाब ये तो हमारा बंदा है, उसको उधर से फंसवाए। और फिर हमारी हुकूमत है जो है वो इस तरह के मुकदमे दर्ज करे कि जिसका कोई हाथ हो ना पाओ। पहली बात, लापता करना ठीक नहीं था, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि जनाब आप उस पर मुकदमा दर्ज करें, वो जो बनता है, जो नहीं बनता उसे ना करें, खुदा का खौफ करें, सही है, दोनों तरफ से। और बराए मेहरबानी इस मुल्क को चलने दीजिए, आज़ादी इजहार होना चाहिए यहाँ पर, हर इदारे का जो काम है सिर्फ उसको वो करने दीजिए, सब वो कीजिए, और बराए मेहरबानी इस मुल्क के लोगों के लिए सोचिए, इनको हक दीजिए और एक जमहूरी निज़ाम की तरफ आगे बढ़िए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपकी दुआओं का तालिब हूँ, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।